हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से अंकित सर के द्वारा कराया गया यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का यूपी जीके का सामान्य परिचय और सीमा टॉपिक से 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है कि राज्य का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया। इसका उत्तर है 1937। और फिर सीधा आता है प्रश्न 2, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किस तारीख को किया गया, और उत्तर है 24 जनवरी 1950। यहाँ पे ना ये समझना बहुत दिलचस्प है कि 1950 में जब ये नाम बदला गया तो ये कोई फाइलों में दबा हुआ साधारण बदलाव नहीं था। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए 1947 में देश आजाद हो चुका था और 1950 में हमारा संविधान लागू होने वाला था। तो ऐसे में यूनाइटेड प्रोविंस जैसी जो एक कॉलोनियल पहचान थी अंग्रेजों की दी हुई, उसे छोड़कर उत्तर प्रदेश के रूप में एक नई पहचान बनाना बहुत जरूरी था। बिल्कुल। और ये ऐतिहासिक आदेश किसने दिया था, ये हमें प्रश्न 3 बताता है। प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल ने राज्य का नाम उत्तर प्रदेश करने का आदेश पारित किया था। इसका सही उत्तर है HP मोदी जी। इसके बाद अगर समय के पहिए को थोड़ा और घुमाएं तो भूगोल में एक बड़ा बदलाव आता है। प्रश्न 4 पूछता है कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल, जिसे हम अब उत्तराखंड कहते हैं, उस राज्य का गठन कब किया गया। उत्तर है 9 नवंबर 2000। और फिर प्रश्न 5 बताता है कि इस नए राज्य को बनाने के लिए 13 पहाड़ी जिलों को अलग किया गया था। ये जो विभाजन था ना, प्रशासन की नजर से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। वो कैसे? देखिए, पहाड़ी इलाकों की जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे मैदानी इलाकों की जो खेतीबाड़ी वाली अर्थव्यवस्था है, ये दोनों एकदम अलग अलग ध्रुव हैं। एक ही राजधानी से दोनों को बराबर विकास देना लगभग नामुमकिन सा हो रहा था। इसीलिए उन 13 जिलों को एक अलग पहचान दी गई। लॉजिकल है। अब थोड़ा इतिहास में और पीछे चलते हैं। हाँ। प्रश्न 6 है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब बनाया गया। उत्तर है 1902। वहीं अगर राजधानियों का सफर देखें तो प्रश्न 7 कहता है कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी। इसका उत्तर है आगरा। ये राजधानियों का जो बदलना है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। हाँ। 1836 में अंग्रेजों के लिए आगरा रणनीतिक रूप से बहुत अहम था, क्योंकि वो लोग उत्तर और पश्चिम भारत की तरफ अपना राज फैला रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सत्ता का केंद्र भी शिफ्ट होता गया। लेकिन एक सेकंड, राजधानियों के इस बदलाव से पहले मेरे दिमाग में एक बात बहुत खटक रही है। क्या? प्रश्न 8 हमें बताता है कि उत्तर प्रदेश दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन जरा प्रश्न 9 पर गौर कीजिए, यूपी दिवस मनाने की परंपरा किस वर्ष शुरू हुई। इसका उत्तर है 2018। मतलब 1950 में राज्य को अपना नाम मिल गया था, लेकिन इसे सेलिब्रेट करने के लिए 2018 तक का समय लग गया, करीब 68 साल। क्या हम अपना इतिहास भूल गए थे? ये बहुत ही शानदार और सोचने वाला सवाल है। और असल में होता क्या है कि प्रशासनिक तारीखें बस सरकारी फाइलों में दबकर रह जाती हैं। दशकों तक शायद किसी को लगा ही नहीं कि राज्य के लोगों में गर्व जगाने के लिए कोई स्थापना दिवस भी होना चाहिए। सही बात है। 2018 में जाकर ये महसूस हुआ कि भाई, इतनी बड़ी आबादी को एक सूत्र में बांधना है तो उनका इतिहास सेलिब्रेट करना होगा, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में होता है वैसे ही। अरे वाह, ये काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, उत्तर प्रदेश का औपचारिक पुनर्गठन कब हुआ। उत्तर है 1 नवंबर 1956। अब वो राजधानी वाला अधूरा सफर पूरा कर लेते हैं। प्रश्न 11 है, 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर था। उत्तर है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है, 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ही ना राजधानी को आगरा से प्रयागराज लाया गया था। अच्छा, क्रांति की वजह से? बिल्कुल। अंग्रेजों को समझ आ गया था कि उन्हें सेंटर में एक ऐसा सुरक्षित शहर चाहिए जहां से वो पूरे प्रांत पर कंट्रोल रख सकें। समझ गया। फिर आता है प्रश्न 12, लखनऊ को यूपी की पूर्णतः प्रशासनिक राजधानी कब घोषित किया गया। उत्तर है 1935। लेकिन रुकिए, प्रश्न 13 कहता है कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। और वहीं प्रश्न 14 के अनुसार 1921 में राजधानी को इलाहाबाद से आंशिक रूप से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। इसका मतलब 1921 से 1935 तक ये काम टुकड़ों में हुआ। हाँ, क्योंकि रातों रात आप राजधानी नहीं बदल सकते। वो तो है। पूरी नौकरशाही, सरकारी रिकॉर्ड्स, इतने सारे अधिकारी,
इन सबको एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट करना बहुत भारी काम होता है। तो 1921 में इसे पार्शियल रूप से शुरू किया गया और 1935 में जाके ये पूरी तरह लखनऊ में बस गई। तो अब जब हमें हीरो का नाम और घर पता चल गया है तो सेक्शन 2 में चलते हैं। इसे हम भूगोल और सीमाओं का मायाजाल कह सकते हैं। प्रश्न 15 पूछता है कि उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है। उत्तर है लंबवत। और प्रश्न 16, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। सही उत्तर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, ये क्षेत्रफल यूके जैसे बड़े यूरोपीय देश के बराबर है। और यही जो विशालता है ना, यही इसे भारत के नक्शे पर एक खास मुकाम देती है। जैसा हम प्रश्न 17 में देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में यूपी का कौन सा स्थान है। इसका उत्तर है चौथा स्थान। तो फिर पहले स्थान पर कौन है? ये हमारे प्रश्न 18 का उत्तर है, राजस्थान। अब अगर इस राज्य की लंबाई चौड़ाई नापें तो प्रश्न 19 बताता है कि यूपी की उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है और प्रश्न 20 के अनुसार पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। ये जो 650 किलोमीटर वाली पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ना, ये बहुत अहम है। कैसे? जब आप पूर्व से पश्चिम का सफर करते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं बदलती, बोलियां बदल जाती हैं, खान पान, खेती के तरीके और मौसम का मिजाज तक एकदम बदल जाता है। ये एक ही राज्य में कई अलग अलग दुनिया समेटे हुए है। सच में ये विविधता कमाल की है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं। प्रश्न 21, यूपी किस देश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जी, उत्तर है नेपाल। और प्रश्न 22 के मुताबिक नेपाल के साथ साझा की गई सीमा की कुल लंबाई 579 किलोमीटर है। और ये सीमा ना बहुत ही खुली और सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है। हाँ, बेटी रोटी का रिश्ता कहते हैं ना। बिल्कुल। दोनों तरफ के लोगों के बीच जो रिश्ता है वो इसे किसी भी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बहुत अलग बना देता है। चलिए, अब थोड़ा नक्शे पर अक्षांश और देशांतर की रेखाएं खींचते हैं। प्रश्न 23, यूपी का अक्षांशीय विस्तार क्या है? उत्तर है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और प्रश्न 24, देशांतरीय विस्तार क्या है? 77 डिग्री 05 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब इसके चारों कोनों पर झंडे गाड़ते हैं। प्रश्न 25, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। प्रश्न 26, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। प्रश्न 27, सबसे पूर्वी जिला बलिया। और प्रश्न 28, सबसे पश्चिमी जिला शामली। जो भी स्टूडेंट्स भूगोल पढ़ रहे हैं उनके लिए इन चारों कोनों को एक मेंटल मैप की तरह याद रखना बहुत जरूरी है। हाँ, इससे चौहद्दी क्लियर हो जाती है। एकदम, पूरे राज्य की बाउंड्री दिमाग में छप जाती है। चलिए, अब राज्यों की सीमाओं की वो पहेली सुलझाते हैं जो एग्जाम्स में बहुत आती है। प्रश्न 29, यूपी दिल्ली को छोड़कर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर है 8 राज्य। प्रश्न 30, सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? मध्य प्रदेश के साथ। प्रश्न 31, सबसे छोटी सीमा किस राज्य के साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ। और अब यहाँ एक ऐसा सवाल आता है जिसे भूगोल का मास्टरपीस कह सकते हैं। हाँ, मैं समझ गई आपके सवाल की बात कर रहे हैं। ये सच में एक अजूबा है। हाँ, प्रश्न 32, कौन सा जिला अधिकतम राज्यों यानी 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उत्तर है सोनभद्र। और प्रश्न 33 हमें उन राज्यों के नाम बताता है। सोनभद्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। आप सोचिए जरा, भारत के नक्शे पर शायद ही कोई ऐसा दूसरा जिला होगा जो एक ही साथ 4 राज्यों की संस्कृति और सीमाओं का संगम हो। सच में सोनभद्र में खनिज संपदा भी भरपूर है और ये 4 राज्यों का गेटवे है। ये बहुत ही दुर्लभ संयोग है। लेकिन मुझे ना सबसे ज्यादा हैरानी प्रश्न 34 पर हुई। कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? उत्तर है ललितपुर। मतलब आप यूपी की जमीन पर खड़े हैं, लेकिन आपके दाएं, बाएं और सामने तीनों तरफ मध्य प्रदेश है। ये तो एकदम प्रायद्वीप जैसा हो गया। इसे संभालना कितना मुश्किल होता होगा। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, प्रायद्वीप। ललितपुर मध्य प्रदेश के अंदर धंसा हुआ है। हाँ, ऐसे जिलों में पुलिस का काम, व्यापार के रास्ते और सप्लाई चेन बनाए रखना प्रशासन के लिए बहुत सरदर्द का काम होता है, क्योंकि हर तरफ दूसरे राज्य के कानून लागू हो जाते हैं। ये तो है। आप कुछ और जिलों की सीमाएं देख लेते हैं। प्रश्न 35, सहारनपुर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर है 3 राज्य। प्रश्न 36, कौन सा जिला नेपाल की सीमा को नहीं छूता है? इसका उत्तर है कुशीनगर।
प्रश्न 37, यूपी के कुल कितने जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? उत्तर है 7 जिले। फिर आता है प्रश्न 38, कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? सहारनपुर। प्रश्न 39, मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले जिले कितने हैं? 11 जिले। और प्रश्न 40, राजस्थान की सीमा को छूने वाले जिले कौन से हैं? आगरा और मथुरा। अगर इन सारे सवालों को एक साथ मिलाकर देखें ना, तो दिमाग में एक पूरी बॉर्डर बेल्ट बन जाती है कि कैसे ये राज्य हर दिशा में अलग अलग संस्कृतियों से घिरा हुआ है। बिल्कुल। और अब हम प्रश्न 41 और 42 पर आते हैं, जो बहुत ही चौंकाने वाला डेटा देते हैं। प्रश्न 41, भारत के कुल क्षेत्रफल में यूपी का हिस्सा कितना है? उत्तर है 7.33%। लेकिन प्रश्न 42, भारत की कुल जनसंख्या में यूपी का हिस्सा कितना है 2011 के अनुसार? उत्तर है 16.51%। मतलब जमीन सिर्फ 7%, लेकिन आबादी 16.5%। यही वो असली आंकड़ा है जो इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौती बताता है। हाँ, जमीन कम और लोग ज्यादा। बिल्कुल। संसाधनों पर, नौकरियों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना दबाव दिखता है ना, उसकी असली जड़ यही असंतुलन है। तो प्रश्न 43 है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर है लखीमपुर खीरी। और प्रश्न 44, सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर है हापुड़। तो अब जब हमने जमीन और सीमाओं का पूरा विज्ञान समझ लिया है, तो उन लोगों की बात करते हैं जो इस जमीन पर बसते हैं। एकदम। तो अब प्रवेश करते हैं सेक्शन 3 में, जनसांख्यिकी की शक्ति और प्रशासनिक ढांचा। इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने वाले सिस्टम की कहानी। प्रश्न 45, यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। प्रश्न 46, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा। जी। अब आता है प्रश्न 47, 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी थी? उत्तर है 19.98 करोड़, मतलब लगभग 20 करोड़। और ये 20 करोड़ ना सिर्फ एक नंबर नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था, ये एक महाद्वीप के बराबर की आबादी है। हाँ, इसीलिए प्रश्न 48 भी साफ कर देता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में यूपी का पहला स्थान है। इतने बड़े जनसमूह को चलाने के लिए तो बहुत तगड़ा ढांचा चाहिए। तो प्रश्न 49 है, यूपी में कुल कितने प्रशासनिक मंडल हैं? उत्तर है 18 मंडल। प्रश्न 50, 2008 में गठित 18वां मंडल कौन सा था? उत्तर है अलीगढ़। प्रश्न 51, यूपी में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले। और प्रश्न 52, 2011 में किस जिले का निर्माण नहीं हुआ था? सोर्स के अनुसार इसका उत्तर महोबा है। यहाँ हमारे सुनने वालों को ये समझना जरूरी है कि ये मंडल या डिवीजन होता क्या है। हाँ, बताइए। देखिए, 75 जिलों को आप सीधा लखनऊ से तो कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए 4-5 जिलों का एक ग्रुप बनाकर उसे एक मंडल बना दिया जाता है। लेकिन फिर भी 75 जिले, एक मुख्यमंत्री के लिए तो ये 75 अलग अलग मिनी राज्यों को एक साथ चलाने जैसा है। अरे बाप रे, सच में हर जिले की अपनी अलग समस्या होगी। बिल्कुल, अलग अर्थव्यवस्था, अलग चुनौतियां। अब शहरों के प्रबंधन की बात करते हैं। प्रश्न 53, यूपी में कितने नगर निगम हैं? 17 नगर निगम। प्रश्न 54, 2018 में कौन सा शहर 17वां नगर निगम बना? शाहजहांपुर। अब फ्यूचर के विकास मॉडल पर आते हैं। प्रश्न 55, राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR में कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले। प्रश्न 56, कौन सा शहर प्रस्तावित SCR का हिस्सा नहीं है? उत्तर है कानपुर। ये जो SCR है ना, स्टेट कैपिटल रीजन, ये एकदम दिल्ली के NCR की तर्ज पर बन रहा है। अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा? इसका मतलब है कि अब विकास सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगा। आसपास के जिलों को जोड़कर एक बड़ा इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा, ताकि जो शहरीकरण का दबाव है उसे बांटा जा सके। बढ़िया प्लानिंग है। और NCR का नाम आया है तो उस पर भी सवाल हैं। प्रश्न 57, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? उत्तर है 8 जिले। प्रश्न 58, क्या शामली NCR का हिस्सा है? हाँ, ये 8वां जिला है। जी। प्रशासन में तो लगातार बदलाव हो रहे हैं। प्रश्न 59 बताता है कि प्रस्तावित नया जिला कल्याण सिंह नगर किन जिलों को काटकर बनाया जा रहा है? उत्तर है बुलंदशहर और अलीगढ़। और इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न 60, यूपी में कुल कितनी तहसीलें हैं? 351 तहसीलें। ये जो 351 तहसीलों का जाल है ना, यही वो सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि सरकार की नीतियां एकदम दूर दराज के गांव तक पहुंचे। बिल्कुल सही। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, राजनीति का पावर हाउस और न्याय का मंदिर। प्रश्न 61, यूपी में किस प्रकार की विधायिका है?
उत्तर है द्विसदनीय यानी बाइकैमरल। द्विसदनीय का मतलब है जहां कानून बनाने के लिए 2 सदन हो, विधानसभा और विधान परिषद। और ये उन राज्यों में बहुत जरूरी हो जाता है जहां आबादी इतनी ज्यादा हो कि एक सदन से सब लोगों का सही रिप्रेजेंटेशन संभव ही न हो। इसे आंकड़ों से समझते हैं। प्रश्न 62, यूपी विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 403 सदस्य। प्रश्न 63, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रश्न 64, पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। जी। अब विधान परिषद को देखते हैं। प्रश्न 65, विधान परिषद में यूपी की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें। और प्रश्न 66, विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ये जो विधानसभा की 403 सीटें हैं ना, यही वो वजह है जिससे कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। एकदम। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक गणितीय सच्चाई है। और ये गणित राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखता है, जो प्रश्न 67 और 68 में है। प्रश्न 67, यूपी लोकसभा में कितने सदस्य भेजता है? 80 सदस्य। प्रश्न 68, राज्यसभा में कितने सदस्य भेजता है? 31 सदस्य। अब अगर राज्य के भीतर की राजनीति देखें तो प्रश्न 69, किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर है प्रयागराज। प्रश्न 70, न्यूनतम 2 विधानसभा सीटों वाले जिले कौन से हैं? सोर्स के अनुसार उत्तर उपर्युक्त सभी है। मतलब ऐसे कई छोटे जिले हैं जैसे श्रावस्ती, महोबा, जहां सिर्फ 2-2 सीटें हैं। यही तो सिद्धांत है। अब राज्य को दिशा देने वाले नेताओं की बात करते हैं। प्रश्न 71, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत। प्रश्न 72, यूपी और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। प्रश्न 73, यूपी की पहली राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इन सवालों में ना एक बहुत गहरा सामाजिक संदेश है। वो क्या? भारत जैसे देश में जहां महिलाओं के अधिकारों की इतनी लंबी लड़ाई रही, वहां देश की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल दोनों इसी राज्य ने दी। ये यूपी के ऐतिहासिक प्रगतिशील विचारों का बहुत बड़ा उदाहरण है। अरे वाह, इस नजरिया से तो मैंने सोचा ही नहीं था। बहुत सही बात कही आपने। प्रश्न 74, उत्तराखंड के अलग होने के समय यूपी के मुख्यमंत्री कौन थे? राजनाथ सिंह। और प्रश्न 75, 1950 में जब राज्य का नाम बदला गया तब राज्यपाल कौन थे? HP मोदी। अब चलते हैं न्याय के मंदिर की ओर। प्रश्न 76, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में। प्रश्न 77, इलाहाबाद जाने से पहले उच्च न्यायालय मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तर है आगरा। प्रश्न 78, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160 न्यायाधीश। 160 न्यायाधीश। मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है। ये आंकड़ा इसे पूरे एशिया के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक बनाता है। 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मुकदमों का जो बोझ है, उसे संभालने के लिए इतने विशाल सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी ही। और इसकी एक खंडपीठ भी है। प्रश्न 79, उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में। और प्रश्न 80, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नोट्स के अनुसार उत्तर है अरुण भंसाली। जी। हमारी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, लेकिन न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। तो क्या सत्ता और न्याय को अलग अलग शहरों में रखना मतलब एक सोची समझी रणनीति है ताकि शक्ति का संतुलन बना रहे? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक नजरिया है आपका। ऐतिहासिक रूप से देखें तो अंग्रेजों ने प्रशासनिक सुविधा के लिए ऐसा किया था। अच्छा। लेकिन आज के संदर्भ में देखें तो ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन का बेहतरीन उदाहरण है। जब सत्ता का केंद्र और न्याय का मंदिर 200 किलोमीटर दूर होते हैं ना, तो एक अदृश्य संतुलन बनता है। न्यायपालिका प्रशासनिक दबाव से भौतिक रूप से भी स्वतंत्र महसूस करती है। क्या बात है। इस नजरिए से तो भूगोल राजनीति को प्रभावित करता हुआ एकदम साफ दिख रहा है। बिल्कुल। चलिए अब अपने आखिरी और क्लाइमैक्स सेक्शन 5 पर आते हैं, राज्य की पहचान और प्रतीक। प्रश्न 81, राजकीय चिन्ह यानी मछली और तीरधनुष को कब स्वीकार किया गया था? 1938 में। प्रश्न 82, चिन्ह में 2 मछलियां क्या दर्शाती हैं? उत्तर है अवध के मुस्लिम शासन यानी नवाबों की विरासत को। और प्रश्न 83, चिन्ह में लहरदार रेखाएं क्या दर्शाती हैं? उत्तर है
गंगा यमुना का संगम। इस राजकीय चिन्ह की डिकोडिंग ना अपने आप में बहुत अद्भुत है। कैसे? एक ही छोटे से गोल चित्र में देखिए क्या क्या है। तीर धनुष भगवान राम और राज्य की हिंदू विरासत को दिखाते हैं। दो मछलियां नवाबों की सांस्कृतिक विरासत है और बीच में जो लहरदार रेखाएं हैं वो गंगा यमुना के पवित्र मिलन को दिखाती हैं। अरे वाह! ये चिन्ह चीख चीख कर यूपी की गंगा जमुनी तहजीब और अनेकता में एकता की कहानी कहता है। सच में ये डिकोडिंग सुनने के बाद तो अब जब भी कोई इस चिन्ह को देखेगा तो उसका नजरिया ही बदल जाएगा। अब राज्य के प्राकृतिक प्रतीकों की बात करते हैं। प्रश्न 84, यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। प्रश्न 85, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसेर्वस दुआउसैली। प्रश्न 86, यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस क्रेन। प्रश्न 87, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एंटीगॉन एंटीगॉन। प्रश्न 88, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। और अब हम सीधा छलांग लगाते हैं हमारे सोर्स के आखिरी सवाल पर। प्रश्न 100, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? इसका सही उत्तर है चीतल या मॉय। देखिए, ये सभी प्रतीक केवल नाम के लिए नहीं रखे गए हैं। अच्छा। ये राज्य की समृद्ध बायोडायवर्सिटी को दर्शाते हैं। जैसे सारस क्रेन को ही ले लीजिए, इसके जोड़े जीवन भर साथ रहते हैं और ये यूपी के ग्रामीण इलाकों और झीलों की बहुत खूबसूरत पहचान रहे हैं। इन्हें बचाना सिर्फ पर्यावरण की नहीं बल्कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान बचाने की लड़ाई है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। तो दोस्तों, प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 100 तक का हमारा ये सफर आज यहीं पूरा होता है। ये सिर्फ रटने वाला कोई बोरिंग सेशन नहीं था। आज हमने उत्तर प्रदेश को उसकी आत्मा से समझा है। एकदम। हमने देखा कि इसका इतिहास कैसे करवटें बदलता रहा, इसका भूगोल किसी यूरोपीय देश को भी मात देता है और 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को संभालने वाला इसका प्रशासनिक तंत्र कितना जटिल है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और हमारे सुनने वाले सभी साथियों के लिए जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल। आज हमने यूपी की भौगोलिक सीमाओं, उसके 75 जिलों और पूरे प्रशासनिक ढांचे को गहराई से समझा है। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस रफ्तार से यहाँ की आबादी बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा है, क्या 2050 तक हमें इन प्रशासनिक सीमाओं को फिर से नहीं खींचना पड़ेगा? क्या भविष्य में बेहतर प्रशासन और विकास के लिए एक और पुनर्गठन या किसी नए स्वरूप का निर्माण हमारा इंतजार कर रहा है? ये बीएस सच में बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है, क्योंकि आज ही हमने इतिहास के पन्नों में देखा कि कैसे यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश बना, कैसे उत्तराखंड अलग हुआ और कैसे राजधानी आगरा से प्रयागराज और फिर लखनऊ तक सफर कर गई। बदलाव ही तो प्रकृति का और प्रशासन का नियम है। बिल्कुल। तो साथियों, इस दिलचस्प और दूरदर्शी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यही समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके दिमाग में यूपी का नक्शा अब एकदम साफ हो गया होगा। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।